मीरा, एक मध्यम आयु की गृहिणी, अपने बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी और अपने अस्त व्यस्त कमरे को देख रही थी। उसका जीवन भी ऐसे ही उलझा हुआ सा लग रहा था। एक चिड़चिड़ा पति जो हमेशा गुस्से में रहता था, बच्चे जो उसे अनदेखा करते थे, और एक घर जहां हमेशा मायूसी का माहौल बना रहता था। वह पूरी तरह थक चुकी थी। उस दोपहर जब वह एक पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी, तो उसे एक धूल भरी पुरानी इसी किताब मिली जिसका शीर्षक था हाउ टू हग अ पोर्क्यूपाइन, द्वारा डॉक्टर डेबी एलिस। शीर्षक ने उसकी रुचि जगाई। पोर्क्यूपाइन, उसने सोचा, यही तो मेरे चारों ओर है। उस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि यह किताब उसका अपने परिवार और खुद के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल देगी। पोर्क्यूपाइन के व्यवहार को समझना। पहले अध्याय में कुछ ऐसा बताया गया जो मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था। लोग तब पोर्क्यूपाइन की तरह व्यवहार करते हैं जब वे खतरा महसूस करते हैं। उसके पति की कठोरता और बच्चों का उसकी बात ना मानने की आदत यूं ही नहीं थी, ये तो बचाव तंत्र थे। डॉक्टर एलिस ने समझाया कि कठिन व्यवहार अक्सर कमजोरियों को छुपाता है। मीरा रुकी और अपने पति राज के बारे में सोचने लगी। जब भी वह उनके साथ अधिक समय बिताने की बात करती, तो वह व्यंग्य भरे अंदाज में प्रतिक्रिया देते। यह दुर्भावना नहीं थी, यह उनका डर था कि कहीं मीरा उन पर हावी होकर अपनी उल्टी सीधी फरमाइशें न मनवाने लगे जिसे वो पूरा न कर पाए। मीरा ने आगे समझा, कठिन व्यवहार एक कमजोर दिल का बाहरी कवच होता है। ये शब्द उसके दिल को गहराई से छू गए। उसे वह समय याद आया जब राज ने किराने का अधिक सामान खरीदने के लिए उसे डांटा था। शुरुआत में उसे बुरा लगा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह उनकी पैसों की तंगी का डर था, न कि उस पर कोई हमला। तो मुख्य विचार यह है कि पोर्क्यूपाइन डर से प्रतिक्रिया देते हैं, दुर्भावना से नहीं। अपने कांटों को पहचानना। आगे पढ़ते हुए मीरा को एक चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। उसके अंदर भी कांटे थे। किताब ने पाठकों से अपने खुद के बचाव तंत्र पर विचार करने को कहा। क्या मैं कमजोर न दिखने के लिए व्यंग्य का उपयोग करती हूं? क्या मैं खतरा महसूस होने पर गुस्सा करती हूं? उसने खुद से पूछा, और ना चाहते हुए भी उत्तर एक हाँ ही था। उसे वह समय याद आया जब उसने अपने बेटे आर्यन पर होमवर्क न करने के लिए गुस्सा किया था। उस समय उसे लगा था कि वह सही थी, लेकिन अब वह समझ गई कि यह उसकी खुद की एक बुरी मां दिखने के डर की प्रतिक्रिया थी। तो मतलब हम अपने अंदर के पोर्क्यूपाइन को तब तक गले नहीं लगा सकते जब तक हम उसे पहचान न ले। डॉक्टर एलिस ने अपने इन कांटे वाले पलों को ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखने की सलाह दी। मीरा ने इसे आजमाने का फैसला किया। पोर्क्यूपाइन के लिए सहानुभूति बनाना। सहानुभूति, यह अगला कदम था। लेकिन किसी राज या मूडी आर्यन जैसे पोर्क्यूपाइन के लिए सहानुभूति कैसे बनाई जाए? किताब ने कांटों के पार देखने का सुझाव दिया। मीरा को अपनी बेटी रिया के साथ हुई एक लड़ाई याद आई। रिया ने चिल्लाकर कहा था, आप मुझे समझती ही नहीं, और दरवाजा पटककर चली गई थी। उस समय मीरा को दुख और गुस्सा हुआ था, लेकिन अब उसने सोचने की कोशिश की कि रिया क्या महसूस कर रही होगी। शायद वह स्कूल में असफल होने या दोस्तों के दबाव से डर रही थी। किताब में एक शिक्षक की कहानी साझा की गई है जिसने एक बदमाश छात्र को उसकी कठिन पारिवारिक परिस्थिति को समझकर सहानुभूति के साथ समझाया और संभाला। प्रेरित होकर मीरा ने निश्चय किया कि वह अपने बच्चों से उनके जीवन के बारे में और बातें करेगी और पूछेगी, बजाय इसके कि वह हर बार खुद ही किसी निष्कर्ष पर कूदे, क्योंकि आपको चाहिए कि कांटों को नहीं बल्कि कमजोरियों को जवाब दे। पोर्क्यूपाइन से प्रभावी संवाद। मीरा का पसंदीदा अध्याय संवाद के बारे में था। डॉक्टर एलिस ने सिखाया कि खुद को कांटों से लहूलुहान किए बगैर पोर्क्यूपाइन से बात कैसे करे। इसका राज छिपा था सक्रिय सुनने में। किताब में कई व्यावहारिक सुझाव दिए गए थे, जैसे पूरा ध्यान दे, बिना किसी निर्णय पर कूदे, उनकी भावनाओं का सम्मान करे और उन्हें स्वीकार करे, शांत और रचनात्मक रूप से जवाब दे। मीरा ने इसे राज के साथ अपने बर्ताव में अभ्यास करने का फैसला किया। उस शाम जब राज ने बच्चों के द्वारा किए जा रहे शोरगुल के बारे में शिकायत की, तो उसने पलटर जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? तो हैरानी की बात यह हुई कि राज नरम पड़ गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनका दिन ऑफिस में खराब गया था।
यह उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तो सच्चा जुड़ाव सुनने से शुरू होता है, सुधारने से नहीं। संघर्ष से सही ढंग से निपटना। अंतिम अध्याय संघर्षों को संभालने के बारे में था। मीरा ने सीखा कि जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उन्हें बढ़ाना या घटाना हमारे हाथ में है। उसने फैसला किया कि अगली बार जब कोई बहस होगी तो वह नया दृष्टिकोण अपनाएगी। तो संघर्ष से निपटने के सुझाव इस प्रकार है: शांत रहें, अपनी सीमाएं तय करें, समान आधार खोजें। एक शाम राज ने मीरा पर अपनी मां के घर ज्यादा समय बिताने का आरोप लगाया। राज ने कहा, तुम हमेशा अपनी मां के पास रहती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। मीरा ने उससे बहस करने के बजाय शांतिपूर्वक कहा, मुझे खेद है अगर मैंने तुमको ऐसा महसूस कराया है। चलो बात करते हैं कि हम इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं। यह सुन अब चौंकने की बारी राज की थी। वो बहुत नरम हो गया और इस तरह उनका रिश्ता सुधरने लगा। मीरा का परिवर्तन। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने जो सीखा था उसे अपने जीवन में लागू किया। उसने अपने अंदर के पोर्क्युपाइन को शांत किया, अपने परिवार के लिए सहानुभूति विकसित की और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद किया। परिवर्तन तुरंत नहीं हुआ, लेकिन यह गहरा था। राज ने अधिक खुलना शुरू कर दिया। आर्यन ने स्कूल की कहानियां साझा करना शुरू कर दी और रिया ने भी उससे सलाह मांगी। एक दिन जब मीरा ने किताब को वापस अलमारी में रखा तो वह मुस्कुराई। पोर्क्युपाइन बुरे नहीं होते, उसने सोचा, वे बस डरे हुए होते हैं और धैर्य, प्यार और समझ के साथ सबसे कांटेदार रिश्ते भी खिल सकते हैं। मीरा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि पोर्क्युपाइन को गले लगाना या बेहतर रिश्ते बनाना हमारे अपने कांटों को शांत करने और दूसरों के डर को समझने से शुरू होता है। सहानुभूति, संवाद और धैर्य के साथ हम सबसे कांटेदार कनेक्शनों को भी विश्वास और प्यार के बंधन में बदल सकते हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक खटहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पन्ने पर सपने सजाओ, हर शक को है दूर भगाना। अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबूक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।